नमस्ते। संजीव मिडास वैदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीक्रेट्स रखने में कोई भी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखने में सबसे ज़्यादा सक्षम होती है। तो इस में 4 राशियां हैं जो इस प्रकार का काम बहुत आसानी से और बड़ा बेखूबी तरीके से कर लेती है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आती है स्कॉर्पियो राशि, जिसको वृश्चिक राशि भी कहा जाता है। ये एक मिस्टीरियस प्रोटेक्टर की तरह काम करती है। स्कॉर्पियो अपने अंदर की डीप मिस्टीरियस नेचर और लॉयल्टी के लिए मानी जाती है, और ये जो राशि होती है ये एक्सीलेंट होती है किसी भी प्रकार को सीक्रेट को अपने अपने अंदर ही दबाए रखने के लिए। जिस जिस तरीके से आप बैंक के अंदर जो एक आपका लॉकर होता है जिसमें आप अपने सारे वैल्यूएबल सामान रख सकते हैं, उसी तरीके से आप स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों पे या वृश्चिक राशि वाले लोगों पे बेझिझक विश्वास कर सकते हैं कि आपकी वो सीक्रेट अपने तक ही रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे जो राशि आती है वो कैप्रिकॉर्न आती है, जिसको मकर राशि कहा जाता है। ये भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कीपर होते हैं, और ये डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये ट्रस्टवर्दी होते हैं किसी भी प्रकार को सीक्रेट रखने के लिए। तो ये भी किसी आपकी आपकी किसी भी प्रकार की सीक्रेट जो होगी ये किसी और से शेयर नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि एक बहुत एम्पैथेटिक लिसनर होते हैं, मतलब आपकी बात को बहुत ध्यान से शांति से सुनने के उनके अंदर क्षमता होती है। तो जो पाइसेस या मीन राशि के लोग होते हैं उन वो नेचुरली एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, और ये लोग ना बहुत एक्सेप्शनल होते हैं किसी भी प्रकार की सीक्रेट को अपने अंदर रखने के लिए। तो इन पे भी विश्वास किया जा सकता है आपकी किसी भी प्रकार की सीक्रेट को शेयरिंग के साथ करने के लिए। ये किसी से उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चौथे नंबर पे जो राशि आती है जो किसी भी प्रकार की सीक्रेट को अपने अंदर रखने में सक्षम होती है, वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। ये एक डिस्क्रीट एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, इनका दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है, बड़ा एनालिटिकल होता है, और ये बहुत रिलायबल होते हैं। और ये इन 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 इनसे आपको बड़ी हेल्पफुल एडवाइस भी मिल सकती है, और ये किसी भी प्रकार की सीक्रेट को अपने अंदर दबाए रखने में सक्षम रहते हैं। तो ये 4 राशियां हैं जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि नंबर 1 पे आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। नंबर 2 पे कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर राशि। नंबर 3 पे पाइसेस यानी कि मीन राशि। नंबर 4 पे वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो ये बेसिकली 4 राशियां हैं जो कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का सीक्रेट रखने में सक्षम होती हैं। अच्छा, कोई भी ये जो चारों राशि हैं इनके अंदर लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और डिस्क्रिशन रहती है किसी भी टाइप का एक रिलायबल डिसीजन लेने की, और इनके अंदर और इनका आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो एक किसी भी रिलेशनशिप का एक कॉर्नरस्टोन होता है। तो ये जो चारों राशियां हैं ये आपको अब ये आपको मदद करती है स्ट्रॉन्ग और एक रिलायबल कनेक्शन इनके साथ बनाए रखने के लिए। तो ये चारों राशियों पे विश्वास करा जा सकता है। अगर आप कोई भी सीक्रेट इस प्रकार की है जो इनका शेयर करना चाहते हैं, तो ये उस सीक्रेट बात को किसी और से भी कभी भी शेयर नहीं करेंगे। उनकी सीक्रेट, आपकी बताई हुई सीक्रेट जो होगी वो इनके अंदर ही हमेशा रहेगी, कभी बाहर नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं कुछ 1 से लेकर 9 तक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर्स बता रहा हूँ, और आप अगर उस नंबर से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप अगर तो आपको कुछ ऐसी आते हैं, अगर उसको उसको अगर आप छोड़ सकते हैं लाइफ में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपनी पर्सनैलिटी को और निखारने के लिए। अब जैसे जो भी लोग नंबर 1 से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो वो लोग, उन लोगों को ना थोड़ा-सा उनको एरोगेंस को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 से इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की। अब 28 का मतलब हो गया 2 + 8 10 हो गया, तो 1 + 0 हो गया 1। 10 तारीख को जन्म अगर किसी का हो गया तो हो गया कि 1 + 0 फिर 1 पे 1। जिसका 1 तारीख को जन्म हुआ वो तो 1 सिंगल डिजिट 1 आ ही जाता है। तो इस तरीके से जो भी लोग नंबर 1 से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनको एरोगेंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी होती है ये सन से रूल्ड होती है, और इनके अंदर बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। मगर ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ओवर डोमिनेंट हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं,
और सामने वाले को ना इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे वो सामने वाले की शख्सियत इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइप की जो आदत होती है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और कई बारी इन लोगों को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनसे बातचीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको फिर इसीलिए इनको सलाह दी जाती है कि अगर एरोगेंस अपनी लाइफ से हटाएंगे तो ये अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर हैंडल कर सकते हैं। जो पर्सनैलिटीज नंबर 2 से इन्फ्लुएंस्ड है, उनको ओवर थिंकिंग और इनडिसिसिवनेस को अवॉइड करना चाहिए। मतलब ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डिसीजन आसानी से ले नहीं पाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, करूं ना करूं। तो ये जो इनडिसिसिवनेस उनके अंदर रहती है, ये उनको परेशान करती है। उसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी लाती है। और किसी भी सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की इन लोगों में आदत होती है। तो इसका वजह क्या होती है कि ये लोग गवर्नड होते हैं, नंबर 2 के से इन्फ्लुएंस जो लोग होते हैं वो गवर्नड होते हैं मून से, चंद्रमा से। तो जिसकी वजह से ये हाईली इमोशनल और सेंसिटिव प्रकार के लोग होते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने की इनकी आदत होती है। इसकी वजह से इनको अननेसेसरी स्ट्रेस होता है और इसी वजह से इनको डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है। तो अगर ये अपनी इस आदत को ओवरकम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। नंबर 3 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, तो वो उनको बेसिकली ओवर कमिटमेंट को अवॉइड करना चाहिए या ईगोइज्म को अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है कि नंबर 3 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं उनको जुपिटर इन्फ्लुएंस करता है। और ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, मगर ये अपनों को जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो पता चला कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ले ली है या किसी को ना नहीं बोल पाते। तो इनकी जो प्राइड और ईगो जो होती है ना, इनको कभी कभी क्या करती है कि ये किसी और की एडवाइस को लेने से ये इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी अपनी एबिलिटीज को उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। इनको लगता है कि इनके लिए सब कुछ संभव है, ये सब कुछ बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे, तो वहीं पे ये मार खाते हैं। तो इनको ओवर कमिटमेंट या ईगोइज्म से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर ऐसा कर पाएंगे तो अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा बेटर जी पाएंगे। नंबर 4 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, उनका रिबेलियन नेचर जो होता है वो उनको तकलीफ देता है। उनके अंदर नेगेटिविटी की जो भावना टाइम टू टाइम आती है, उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है। नंबर 4 से इन्फ्लुएंस जो लोग होते हैं वो उन पर राहु रूल करता है। और ये अनकन्वेंशनल थिंकर होते हैं। मतलब इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा हटके होती है। इनकी जो आइडियाज होती है ना, दुनिया बदलने वाले आइडियाज होते हैं। मगर कभी कभी ये बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर वो भावना आती है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं नहीं करता, मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा तुम्हारे बताए राह पे क्यों चलूं, मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगा, कोई भी सलाह नहीं माननी। और पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं कि अपने वो बहुत ज्यादा दूसरों को अपनी अपनी गलतियों के लिए वो उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, या उनकी लाइफ में जो भी कमी पेशी हो रही है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, इनके बॉस अगर इनको कुछ कहेगा भी या कहेगी, तो ये उनकी अथॉरिटी का बिना रीजन ही मतलब उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफी इंस्टेबिलिटी आती है। तो नंबर 4 से इन्फ्लुएंस लोग अगर अपने रिबेलियन नेचर को छोड़ दें और जबरदस्ती नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना जाएं और पेसिमिस्टिक ना रहें, तो उनकी लाइफ ज्यादा बेहतर बन सकती है। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, उनको ना रेस्टलेसनेस अवॉइड करनी चाहिए, इम्पल्सिवनेस अवॉइड करनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिए फैसले कई बार ठीक नहीं होती है। बहुत ज्यादा उतावलापन किसी चीज के लिए दिखाया, वो भी ठीक नहीं होता। नंबर 5 से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उन पर मर्करी रूल करता है। और ये लोग बहुत ज्यादा, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, मगर कई बार बहुत ज्यादा रेस्टलेस फैसले लेते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहने की कोशिश करते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते। पर एक जगह से दूसरी जगह इनको बस जाने की लगी रही है। ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में भी करते हैं लोग। और ये लोग ज्यादातर देखा गया कि इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है किसी डिसीजन के बारे में। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज उस डिसीजन क्या होंगे उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं।
जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ को एंड तक ले आने में यकीन नहीं करते, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं कि उससे बोर हो जाते हैं, उसको उसका अंदर लाइफ में बदलाव चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ को जो शुरू शुरू करते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जो काम एक लेवल तक पहुंच जाता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आते हैं। तो ये इनकी बेसिकली इनकी रेस्टलेस नेचर की वजह से, या इनके अंदर इम्पल्सिवनेस की नेचर होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं बिना ज़्यादा सोचे समझे, उसकी वजह से तकलीफ आती है। अगर ये अपनी इस नेचर को थोड़ा सा ठीक करें, जिसमें रेस्टलेसनेस कम हो जाए या इम्पल्सिवनेस कम हो जाए, तो इनकी लाइफ बेहतर बन सकती है। नंबर 6 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, उनको ना मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6 के जो लोग होते हैं वो बेसिकली वीनस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन पर वीनस प्लैनेट रूल करता है। तो ये बेसिकली लव, लग्जरी और ब्यूटी ब्यूटी का प्लैनेट है, और इसकी इसकी वजह से इनकी लाइफ में ना बहुत सारे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आते हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने में ज़्यादा इनको मज़ा आता है। तो मगर कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव अटैचमेंट अगर मटेरियलिस्टिक प्लेयर से हो जाए, तो इनकी लाइफ ना बड़ी सुपरफिशियल हो जाती है। उसके अंदर वो बेसिकली इनके अंदर अंदर इंटरनल जो इनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो उसको ये निग्लेक्ट करते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते जीते। इसकी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप होती है, चाहे इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो, या इनकी शादी हो, या इनके परिवार के अन्य लोगों के साथ साथ भी रिलेशनशिप पर ना वो बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को मटेरियलिस्टिक लेवल से ही नाप तोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर ये लोग अगर मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट को किसी हद तक कंट्रोल करें, उसको एक लेवल तक ही अपने लाइफ में लेके आए, तो इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर बन सकती है। नंबर 7 से इन्फ्लुएंस जो लोग होते हैं, उनको आइसोलेशन अवॉइड करनी चाहिए, और ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन अवॉइड करनी चाहिए। मतलब इनको अकेला रहने का इनको मन करता है, अकेले में ही पड़े रहने का मन करता है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। इनको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। उससे क्योंकि क्या होता है, इनकी लाइफ में डिप्रेशन आता है। और ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन भी अवॉइड करनी चाहिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी को एक लेवल तक ही अपनी लाइफ में अपनाएं। ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर जब चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली उसकी वजह से डीप थिंकर बन जाते हैं, ये स्पिरिचुअल सीकर बन जाते हैं। मैं सच्चाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं, आत्मा आत्मा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पे अपने परिवार से, अपने जिम्मेदारियों से जो होता है वो उससे उससे दूर भागते हुए नजर आते हैं। मतलब इनको पारिवारिक लाइफ इनको कई बार नहीं रास आती है। मगर ये अपनी जब रियलिटी से, इसकी वजह से क्या होता है कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, ये अपने आप को अलग कर लेते हैं अपने लव वन से, अपने परिवार से, और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं इस वजह से। तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में कई सारी तकलीफें आती हैं। तो इनको अकेलापन से, अकेला रहने से परहेज करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में या स्पिरिचुअल सीकिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर ये पारिवारिक जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर ये अपनी लाइफ में कोई संत बनना चाहते हैं, महात्मा बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हैं, तो बात अलग है। मगर अगर वो नहीं बनना चाहते, एक नॉर्मल पारिवारिक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इनको आइसोलेशन से अवॉइड करना चाहिए, और ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 8 से जो जुड़े लोग होते हैं, जिन पे नंबर 8 का इन्फ्लुएंस होता है, उनको एक्सट्रीम वर्कोलिज्म को अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये सारा टाइम काम में ही व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा काम के अलावा इन पे ये किसी और चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी लाइफ में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप को कई बार नहीं ढंग से निभा पाते हैं, और ये अपने अपने अंदर ना बहुत नेगेटिव नेगेटिव भी सोच कई बार इनका आ जाती है, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, ओवरली सीरियस हो जाते हैं। ये हार्ड वर्किंग तो है ही, डिसिप्लिन भी है, मगर कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम पर ही ध्यान देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या है उससे थोड़ा सा ये दूर हो जाते हैं, और अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें आ रही हैं उसको उसको एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, उसको उसके उसको दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि शायद उसकी वजह से हुआ है।
इसकी वजह से क्या है कि ये अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सारी लाइफ इनको स्ट्रगल करना पड़ता है और अननेसेसरी इनके दिमाग पे ना बर्डन होता है कि मेरे को ये काम भी करना है, वो मेरे को वो काम भी करना है, मेरे को ये काम नहीं करूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मतलब जो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में चलता है। और अगर ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने काम से हटाकर दूसरी चीज़ों लाइफ में और चीज़ें क्या ज़रूरी है उस पर भी अगर ध्यान दें तो इनकी लाइफ बहुत बेहतर बन सकती है। नंबर 9 से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं उनको एंगर और एग्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 9 बेसिकली मार्स प्लैनेट से गवर्न होता है। मार्स प्लैनेट एक फायरी प्लैनेट माना जाता है, एक गर्म प्लैनेट माना जाता है। और इस नंबर से जो जुड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं। जो काम एक बार हाथ में ले लिया उसको उसको उसके अल्टीमेट जो एम है, जो अल्टीमेट गोल है वहां तक पहुंचा के ही छोड़ते हैं। बट ये कई बार इनके अंदर ना क्या है कि ये आप अपने आसपास जुड़े लोग हो चाहे काम पे हैं या परिवार के अंदर हैं, ये नहीं रियलाइज कर पाते कि ये उनके साथ कितने एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं या कितने गुस्से में बिहेव करते हैं या इनके साथ टेम्पर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये इनके मुंह से कई बार ऐसे कड़क कड़क शब्द निकल जाते हैं जो इनके अपने अपने जो लोग परिवार में जुड़े लोग होते हैं या वर्क पे जो इनके साथ लॉयल लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चुभती है, उनकी बातें बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंचती है इनकी कड़क भाषा से। मगर इसकी वजह से क्या होता है, इनकी इनकी लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि कई बार ये इसकी वजह से ये कई सारे रैश एक्शंस लेते हैं एंड इसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप में भी बड़ी तकलीफें आती हैं। तो अगर नंबर 9 से जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, तो अगर वो अपने एंगर और एग्रेशन पे कंट्रोल पाएं तो वो अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से वो जी सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अभी अब नंबर 1 से लेकर नंबर 9 से 9 तक जो इन्फ्लुएंस लोग हैं उनकी लाइफ में जो बेसिक प्रॉब्लम किस वजह से आती है उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंसाइट देने की कोशिश करिए। अगर वो अपने हैबिट्स को चेंज करें या उस पर थोड़ा सा बदलाव लेने के आए तो छोटी छोटी हैबिट्स क्या होती है कि वो अगर ठीक करी जाती है तो वो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसको उसको दूर करने में वो मदद करती हैं। और ये डेली हैबिट्स आपकी लाइफ लाइफ को और अपने को स्ट्रेंथन करने में भी आपको फायदा देती हैं और एक सही तरीके से जिंदगी जीने में आपकी मदद करती हैं। अब हम एक ऐसे विषय पे आ रहे हैं, वो आपकी हैबिट्स से रिलेटेड है। मतलब इस टाइप की हैबिट्स है जिसके साथ आप बोलोगे हाँ जी हाँ, ये हैबिट्स तो हम लोग रोजाना अपनाते ही हैं। मगर उन हैबिट्स की वजह से क्या होता है कि कई बार आपकी लाइफ में तकलीफें आती हैं। अब जैसे कि अगर आपको बैठना ही है कुर्सी पे तो कोशिश कीजिए कि आप सीधा बैठिए, आपकी पीठ सीधी रहे। अगर पीछे बैकरेस्ट नहीं ही है तो आपको तब भी मतलब उसको सीधा बैठने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपकी पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, पीठ झुका के ना बैठिए। क्योंकि जब आप एक अच्छे पोस्चर में बैठते हैं, सीधे पोस्चर में बैठते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो सन है उसको उसको ताकत देता है। क्योंकि सन जो है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है और लाइफ में अचीवमेंट्स को वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अगर जब आप झुक के बैठते हैं तो आपका जो सन होता है वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आपके अंदर ना लो एस्टीम होती है, आपके अंदर लेजीनेस की आदत बढ़ सकती है या आपके जो लाइफ में सक्सेस जो मिलनी होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो बेंड बैक से आप ना बैठिए, क्योंकि बेंड बैक एक नेगेटिव इफेक्ट देता है सन की एनर्जी को और उसके पॉजिटिव इफेक्ट को वो रिड्यूस करता है। तो ऑलवेज अगर आप बैठेंगे तो स्ट्रेट बैक के साथ बैठिए, शोल्डर्स आपके रिलैक्स होनी चाहिए और जो सिर है वो शुड बी हेल्ड हाई, मतलब सीधा सिर होना चाहिए, सीधी बैक होनी चाहिए और शोल्डर्स जो होते हैं रिलैक्स पोस्चर में होते हैं। तो ये जो पोस्चर है ये सन की पावर को बढ़ाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेके आएगा। दूसरी हैबिट जो होती है वो होती है नेल बाइटिंग की। नेल बाइटिंग की हैबिट को आपको नाखून खाने की आदत को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर नाखून अगर आप नहीं खाएंगे तो ये आपके जो सैटर्न प्लैनेट है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सैटर्न बेसिकली क्या है, वो आपके पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नाखून खाते हैं तो आपका सैटर्न वीक पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी आती है, इम्पेशंस आती है और रिलेशनशिप निभाने में इश्यूज आते हैं। तो
इसमें जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेल बाइटिंग से क्या होता है कि आपका स्केलेटन जब वीक पड़ता है, तो जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और नेगेटिव थॉट प्रोसेस में उसकी वजह से उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस हैबिट, नेल बाइटिंग हैबिट को आपको टोटली ही छोड़ देना चाहिए। आपको आप जब भी आप नेल अपने दांतों से काट रहे हो, बाइट कर रहे हो, तो उस वक़्त एकदम ध्यान दीजिए कि ये हैबिट आपको नुकसान पहुँचाएगी, तो उस हैबिट को छोड़ देना चाहिए। अपने नेल्स जो हैं, वो आप क्लीन रखिए और वेल ग्रूम्ड रखिए, मतलब उसको नेल कटर से काट के रखिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में क्या होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी और डिसिप्लिन भी आएगा। तीसरी एक हैबिट ऐसी है जो हमने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। मैं भी ये हैबिट किसी टाइम पे करता था, बट अब मैंने हैबिट छोड़ दी है। वो है कि जब भी जहाँ भी बैठे हैं, अपनी लगातार अपनी किसी न किसी टांग को हिलाते रहना। तो जब आप टांग को हिलाते हिलाते हो बैठे हुए, तो उससे क्या होता है कि साथ में जो दूसरा इंसान बैठा है, तो उसको तो आप तकलीफ दे ही रहे हो, मतलब अनईजी फील हो रहा है। साथ ही साथ अपनी मरकरी जो होती है, मरकरी प्लैनेट की जो एनर्जी होती है, उसको भी, उसका बैलेंस भी इम्बैलेंस कर रही है, उसको वीक कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि मरकरी प्लैनेट जो है बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को कंट्रोल करता है और आपकी मेंटल क्लैरिटी को कंट्रोल करता है। तो जब आप लगातार अपनी टांगें हिलाते हैं, तो मरकरी प्लैनेट आपका वीक पड़ता है, जिसकी वजह से आपके अंदर नर्वसनेस आती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और डिसीजन मेकिंग में आपको डिफिकल्टी होती है। तो इसमें इसमें जो अगर अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप अपने टांग को लगातार हिलाएं ना, शेक ना करें और इसकी प्रैक्टिस आपको इसकी जगह पे आप कोई किसी प्रकार की दूसरी एक्सरसाइज कर लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, ताकि आपका आपका मन और दिमाग जो है शांत रहे, कंपोज रहे। तो ये आपके मर्क्यूरी की एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, स्टेबलाइज करेगा और आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से आपके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो ये जो स्मॉल छोटी हैबिट्स हैं, जिसके जिसके बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं देता, अभी मैंने आपको जिस बारे में जानकारी दी है, तो अगर इनमें जो छोटी मोटी जो आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इससे क्या होगा कि आपके अपना मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपके जो वीक प्लैनेट है वो स्ट्रांग होंगे और आप एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ को जी सकेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में कई बारी काफ़ी सारे बदलाव लेके आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी आपके साथ ये जो टॉपिक्स शेयर करे हैं, एक तो कौन से ज़ोडिएक साइंस सीक्रेट रखने में सक्षम होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। दूसरा, मैंने हर न्यूमरोलॉजिकल नंबर 1 से लेकर 9 तक उनकी जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, उसको उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसको कैसे दूर करा जाए, उसके बारे में जानकारी दी है। और तीसरा, मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स दी हैं डेली लाइफ की, जिनसे अगर आप छुटकारा पाते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको पसंद आएगा। और अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में कोई भी रीडिंग करवानी है, कोई भी समस्या है, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ दिए हुए ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और मैं और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कीजिएगा, अपना नाम शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ संपर्क स्थापित करूंगा और आपकी बताई हुई प्रॉब्लम के बारे में आपको एडवाइस दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ताकि आप आपका अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी की या वैदिक स्टडी के ज़रिए आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो मैं एक ट्रेन्ड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पामिस्ट हूँ, और वास्तुशास्त्र में भी मैंने उसमें प्रोफेशन में मैंने एक स्टडी करा हुआ है। तो इन तीनों के ज़रिए मैं आपकी लाइफ के अंदर जो भी समस्या होगी, उसके बारे में आपको सॉल्यूशन देने में मैं आपको कोशिश करूँगा। धन्यवाद।